Well, hello and welcome students. This is me, your English teacher Harsh, and I am back with the questions and answers section. You know that. This is the chapter number 2 of the Flamingo book, and the chapter is Lost to Spring, the stories of stolen childhood. There are 2 stories in this chapter. One is sometimes I find a rupee in the garbage, and the other is I want to drive a car. Today we are taking the questions and answers of the first part of this chapter, that is sometimes I find a rupee in the garbage. इस कहानी को हमें रिमाइंड करना पड़ेगा पहले आपकी सहूलियत के लिए, ताकि क्वेश्चंस और आंसर्स समझने में आपको आसानी हो। इसलिए इस स्टोरी को रिमाइंड कर लेते हैं और इसकी एक छोटी सी एक शॉर्ट समरी हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स की मदद से। चलिए, ये कहानी जो है ये साहेब नाम के एक लड़के की है और ये रैग पिकर्स थे, कचरा उठाने वाली फैमिली से बिलोंग करता था साहेब। सीमापुरी दिल्ली की ये कहानी है, कच्ची बस्ती की कहानी है। इनकी फैमिली पहले ढाका में इनके घर थे। इनके जो बड़े पुरखे हैं इनके परिवार के, वो बताते हैं कि इनके घर पहले ढाका में थे, वहाँ पर तूफान आया और इनके घर ढह गए और टू गेट देयर लाइवलीहुड वो यहाँ पर आ गए, सीमापुरी दिल्ली में आके बस गए वो, और कचरा उठाने का काम ये करने लग गए, गार्बेज उठाने के लिए। रैग पिकर्स इनको कहा गया। ये छोटे बच्चे के लिए उस कचरे में कभी कुछ खाने की चीज़ मिल जाती, कभी कुछ मिल जाता, कभी एक कॉइन मिल जाता, रुपया मिल जाता। तो एक तरह से एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह था और इट हैज़ बिकम अ फाइन आर्ट फॉर देम। ये एक तरह से एक कला बन गई थी, एक आर्ट बन गई थी उनके लिए कि कचरे में से आप कीमती चीज़ ढूंढ सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट अकॉर्डिंग टू द राइटर। और साहेब एक तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू करने के लिए गार्बेज से कुछ निकालने की कोशिश करता था और वही उसका डेली रूटीन था। द राइटर क्वेश्चंस टू साहेब कि आप ये काम क्यों करते हो। राइटर ने जब साहिब से पूछा कि आप ये रैग पिकिंग का, कचरा उठाने का काम क्यों करते हो, तो साहिब ने कहा कि आई डोंट हैव एनी अदर मीन्स फॉर सर्वाइवल। मेरे पास ज़िंदगी जीने के लिए और कुछ काम ही नहीं है, तो यही करना पड़ेगा। साहिब ने बाद में क्या किया, रैग पिकिंग बंद कर दी, कचरा उठाना उसने बंद कर दिया और एक टी स्टॉल पर वो काम करने लग गया। अब उस टी स्टॉल पर क्या हुआ, उसकी जो उसका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन था, ये यूँ कहे कि उसका सेल्फ ईगो था जो, वो नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले जब वो कचरा उठाता था तो अपना खुद का झोला हुआ करता था, उसका खुद का बैग हुआ करता था और अपने हिसाब से कोई उसका टाइमिंग नहीं था, अपने हिसाब से जब चाहे तब शुरू कर देता था और जब चाहे जब ख़त्म कर देता था, अपने हिसाब से वो काम करता था, जब चाहे रेस्ट कर लेता था। लेकिन जब वो किसी दूसरे के टी स्टॉल पे काम करने लग गया, किसी दूसरे के अंडर वो काम करने लग गया, तो उसके हिसाब से उसको अपनी टाइमिंग सेट करनी पड़ती थी और उसका काम वो मानता था। तो कहीं ना कहीं छोटे से छोटे तबके का भी जो आदमी होता है उसकी भी एक ईगो होती है, उसका भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, उसकी भी फ्रीडम होती है। ये राइटर अनीस जंग इस कहानी में बताने की कोशिश कर रही है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, लेट्स गो एंड लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन ट्राई टू आंसर देम। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू यू फील दैट द गार्बेज डंप वाज अ ट्रेजर फॉर साहेब। आपको क्यों लगता है, क्या आपको लगता है कि जो गार्बेज डंप था, जो कचरे का ढेर था, वो साहिब के लिए किसी खजाने से कम नहीं था, किसी ट्रेजर से कम नहीं था? ऐसा क्यों लगता है आपको? लेट्स गो एंड आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि साहब उस कचरे के ढेर को इस तरह से लेता था कि जैसे कोई खजाना हो, कोई सोना उसमें निकलेगा, या कभी कभी उसको वो कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे एक रुपया भी मिल जाता है। तो लोगों को बहुत सारी मेहनत करने के बाद रुपया मिलता है, वो अलग अलग तरह तरह के हार्डवर्क करने के बाद पैसा मिलता है, और साहब को उस कचरे के ढेर में ही अगर पैसा मिल जाए तो इट्स लाइक अ ट्रेजर फॉर हिम। सो लेट्स आंसर। साहब was looking for the gold in the garbage. Sahib was looking for the gold in the garbage. The garbage dump was a means of survival.
It was a means of survival for him. और ये भी सर्टन नहीं था कि कचरे के ढेर में मिलेगा क्या, कुछ भी मिल सकता है, तो एक ट्रेजर ही था, ट्रेजर का भी हमें पता नहीं चलता खजाने में क्या निकलेगा। तो और वो जो चीज़ होती है कुछ, इट्स समथिंग प्रेशियस, कुछ कीमती चीज़ ही वो होती है। इट वाज since it was not certain, what was coming out from the garbage, that is why the garbage dump is considered to be a treasure for Saheb. It was considered to be the treasure for Saheb and the boys and girls, the rag pickers like Saheb, because it was not certain what was coming out of it. It may be a rupee, or it may be some edible thing, or it may be some surprise. Anything can be there. So उसमें कुछ भी मिल सकता है कचरे के ढेर में, इसलिए वो treasure के रूप में consider किया गया है. So let's rub it. Okay, see the question number 2. What explanation can you give for the children not wearing footwears? बच्चों ने footwears, चप्पल जूते नहीं पहन रखे थे, उसके लिए आप क्या explanation दे सकते हो? जो राइटर ने explanation दिया वो तो ये था पहली बार में, तो कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये एक फैशन हो, एक ट्रेडिशन हो, एक परंपरा रही हो कि जो रैग पिकर्स होते हैं उनको फुटवेयर्स पहनने ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कौन होगा जिसको अच्छे सुंदर चप्पल जूते मिले और वो पहने नहीं, नंगे पाँव तपती धूप में, ठंड में और धूल मिट्टी में, कांटों में घूमे? ऐसा नहीं है। तो द आंसर विल बी one explanation that the writer gave. अब कौन से टेंस में क्वेश्चन वापस देख लीजिए. What explanation can you give for the children not wearing footwears? Okay, we can write in present and past as well. One explanation that the writer gave is this may be a tradition. This may be a tradition or a fashion. This may be a tradition or a fashion, not wearing footwears. Okay, कि फुटवेयर्स नहीं पहनना शायद उनकी ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा हो, या फिर ये एक फैशन हो वहाँ का, उस इलाके का, कि फुटवेयर्स नहीं पहनने से अच्छे लगते हैं लोग, फैशनेबल होता है इसलिए. बट दिस वाज नॉट द रियलिटी. This was not the reality. The thing was that they were forced to be bare feet. नंगे पांव रहने के लिए उनको फोर्स होना पड़ता था. क्यों? They don't have money to buy anything and to buy the chappals and shoes as well. The thing was that they were forced to be barefoot because
because of their poverty. Because of their poverty. The tradition or the tradition or the fashion might be an excuse to hide their poverty. ओके क्यों उन्होंने चप्पल जूते नहीं पहन रखे थे? क्यों? क्योंकि उनके पास थे ही नहीं, वो खरीद ही नहीं सकते थे। राइटर ने ऐसे कहा कि दिस मे बी ए ट्रेडिशन और अ फैशन नॉट वेयरिंग फुटवेयर्स, की फुटवेयर्स पहनना नहीं पहनना एक फैशन भी हो सकता है, लेकिन ये केवल उनकी गरीबी को छुपाने के लिए एक एक्सक्यूज़ हो सकता है, एक बहाना हो सकता है। वास्तविकता तो ये है, रियलिटी तो ये है कि दे डोंट हैव द मनी टू बाय द फुटवेयर्स। Okay, this was the answer of question number 2. Let's see the question number 3. How have the rag pickers arrived in सीमापुरी? जो रैग पिकर्स थे वो सीमापुरी में कैसे आए थे? आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर में कि वो ढाका बांग्लादेश से 1971 में आए थे, क्योंकि उनके घर स्टॉर्म्स में उड़ गए थे, नष्ट हो गए थे, इसलिए वो यहाँ पर आए अपना जीवन यापन करने के लिए। क्योंकि शहरी इलाकों में ज़्यादा गुजर बसर के साधन होते हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए आप अर्न कर सकते हो कुछ। गाँव की अपेक्षा शहरों में रोज़गार एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए लोग शहरों की तरफ आते हैं। सीमापुरी दिल्ली में उनके आने का भी यही एक कारण था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैव द रैग पिकर्स अराइव्ड इन सीमापुरी? रैग पिकर्स जो थे, कचरा बीनने वाले, वो सीमापुरी में किस तरह से आए? The people live in Simapuri. The people live in Simapuri are the actual residents of Dhaka, that is in Bangladesh. Dhaka. Okay, back in 1971, their houses were swept away by the storms, and they have come here. तो क्वेश्चन का आंसर तो इतना ही है। अगर आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी तरह का आंसर करेंगे। अगर आपसे थोड़ा बड़ा यानी कि 40 to 50 वर्ड्स का अगर आंसर पूछा जाता है तो एक दो लाइंस अभी और ऐड कर देंगे इसमें। किस तरह से आया वो? द पीपल लिव हियर इन द सीमापुरी आर द एक्चुअल रेजिडेंट्स ऑफ ढाका। ये जो लोग यहाँ रहते हैं सीमापुरी में, वो वैसे तो ढाका के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के, लेकिन यहाँ इसलिए आए क्योंकि वहाँ 1971 में उनके घर जो है गिर गए थे, नष्ट हो गए थे, तो यहाँ पर वो लोग आए। बाकी स्टोरी आपको पता ही है सब कुछ, हर बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। Their house was swept away by the storms and they have come here. They say that they don't have anything. They don't have anything except their let it be small, identity cards. अब उनके पास खाने पीने को तो भले ही हो ना हो, लेकिन उनके आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सके और उनके वोट डल सकें।
वोट बैंक में उनको काउंट किया जा सके, भले ही उनको सुख सुविधाएं मिले ना मिले. दिस इज ऑल पॉलिटिक्स. They say that they don't have anything except their identity cards, लेकिन but food is more important. Food is more important than the identity. According to them. According to their elder ones. उनके बड़े लोग जो हैं, समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स तो बनाए गए हैं वोट बैंक में हम अकाउंट करने के लिए, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड्स से ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है फूड. अगर हमको कहीं खाना मिल जाए तो हम वहीं रह जाएं, वहीं अपने तंबू गाड़ लें, और हमें आइडेंटिटी की कोई परवाह नहीं है, हमें चाहिए फूड. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. वॉज साहेब हैप्पी वॉकिंग एट द टी स्टॉल? क्या साहेब अब जब टी स्टॉल पे काम कर रहा था तो वो खुश था? पहले वो कहाँ काम करता था? पहले वो कहीं काम नहीं करता था. पहले वो कचरे के ढेर में से ट्रेजर निकालने की कोशिश करता था, कचरा बीन के उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करता था. लेकिन अब वो काम ही हैज़ गिवन अप टू दैट, और अब उसने स्टार्ट कर दिया है वर्किंग एट द टी स्टॉल. एक टी स्टॉल पे काम करना उसने स्टार्ट कर दिया. तो क्या ये उसको अच्छा लगा? वो साहेब हैप्पी आफ्टर दैट? नहीं था वो हैप्पी. क्यों? क्योंकि वो जो मैंने बताया ना, उसका कोई टाइमिंग नहीं था, और अब उसको टाइम से आना पड़ता है, टाइम से जाना पड़ता है. दूसरी बात, कचरा का जो थैला था वो उसका खुद का था, और वो ज़्यादा हेवी भी नहीं था, लाइट था. अब ये जो स्टील का कैनिस्टर है, जो केतली वो लेके जाता है चाय की, वो ज़्यादा भारी है, उसमें वजन लगता है, और ये उसकी खुद की नहीं है, ये उसके मालिक की है. जिस आदमी की टी स्टॉल है उसकी है. तो वो ही इज़ नो मोर हिज ओन मास्टर. आफ्टर ऑल ही इज़ नॉट हैप्पी. Here is the answer. Look at the question again. Was Saheb happy walking at the tea stall? He was definitely not. नहीं था खुश. The steel canister was heavier. The steel canister was heavier than the bag used for his rag picking. कचरा उठाने के लिए जो बैग वो यूज़ करता था वो तो हल्का था, उसमें उसको वज़न नहीं लगता था. लेकिन ये जो स्टील कैनिस्टर है ये ज़्यादा भारी है, तो उसको ठीक नहीं लगता, वज़न लगता है. He is now working. Okay, he was now working under a master. अब उसका कोई मालिक था जो उसको ऑर्डर्स देता था, और वो ऑर्डर्स उसको फॉलो करने पड़ते थे. अंडर अ मास्टर, अदरवाइज वो उसको काम से निकाल देगा. एंड द कैनिस्टर, जो केतली जिसमें वो चाय लेके जाता था लोगों को सप्लाई करने के लिए, वो उसकी खुद की नहीं थी. इट वॉज नॉट हिज ओन. द कैनिस्टर वॉज नॉट हिज ओन. वो चाय की दुकान के मालिक की थी. साहेब इज नो मोर हिज ओन मास्टर. साहेब इज, अगर आप प्रेजेंट में उस बात को कहना चाहते हो तो आप इस भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और अगर आप क्वेश्चन के साथ जाना चाहते हो कि उसने वो यूज़ करके सिंपल पास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप उस तरह से भी आंसर कर सकते हो. दोनों ही सही है, बशर्ते कि आप उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो पढ़ने वाले को गलत नहीं लगे. ओके,
under, he was now working under a master and the canister was not his own. Saheb was not his own master. Saheb was not his own master, और Saheb was no longer his own master. अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा था. Saheb was no longer his own master. तो ये बात थी. Okay, that's the answer. He was definitely not happy. The steel canister was heavier than the bag used for his rack picking. He was now working under a master, and the canister was not his own. Saheb was no longer his own master. He is working under somebody. Question number 5 is, if I start a school, will you come? राइटर ने साहेब से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उसने कहा देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड. हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है. अगर कोई स्कूल बनेगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा. तो राइटर ने कहा इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ, मैं स्कूल बनाती हूँ, तो क्या तुम आओगे? ही सेड ऑब्वियसली यस, आई विल कम, आई विल एंजॉय देयर, आई विल एंजॉय बीइंग देयर इन द स्कूल. पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता? कुछ दिनों बाद में जब राइटर उसको मिली तो साहब ने पूछा इज़ योर स्कूल रेडी? आपका स्कूल बन गया मैम? मैं स्कूल आने के लिए तैयार हूँ. तो राइटर को रियलाइज़ हुआ कि इन बच्चों से जो प्रोमिस करते हैं बड़े बड़े आदमी या जो समझदार आदमी, जो सो कॉल्ड पीपल हु आर इंटेलिजेंट एंड हु आर सोफिस्टिकेटेड, वो उनसे प्रॉमिस करते हैं. दे मेक प्रोमिस टू देम एंड दे आर नॉट एबल टू फुलफिल. क्योंकि ये उनके लिए की गई प्रोमिस बहुत सारी चीज़ों में बंधी हुई होती है. इतना आसान नहीं होता कोई स्कूल बनाना, बहुत समय लगता है स्कूल बनाने में, एंड देन उसको कंटिन्यू करने में बहुत समय लगता है. तो राइटर ने तो मजाक में कह दिया था. बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो मजाक है ये साहेब को शायद अच्छा नहीं लगा. तो लेट्स गिव द आंसर. इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम? व्हाट वाज साहेब्स आंसर एंड हाउ डू यू जस्टिफाई इट? साहेब ने क्या कहा? साहेब्स आंसर वाज, साहेब्स आंसर वाज इन affirmative. चलिए एक डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं अपन. साहेब्स आंसर वाज इन अफर्मेटिव मीन्स ही सेड यस. उसने कहा हाँ मैं डेफिनेटली आऊँगा. अब उसको जस्टिफाई करो. डू यू जस्टिफाई इट? एक्चुअली चिल्ड्रन लाइक Saheb, actually children like Saheb want to go to school, or they're ready to go to school, but they are not expected to do so. उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो स्कूल जाएं. क्यों? क्योंकि उनके परिवार में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, किसी के पास भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता उनके घर वालों में से भी, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कूल नहीं जाकर उनके लिए कुछ कमाए ताकि उनका और उनके परिवार का खर्चा चल सके. इसलिए उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो स्कूल जाएं. दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सो, टू गो टू स्कूल. It takes a long time building a school. स्कूल बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, मजाक नहीं है स्कूल बनाना. It takes a long time building a school. The promises made to these poor kids are normally not fulfilled. ओके, साहेब का जो आंसर कि अगर आप स्कूल शुरू करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, उसको जस्टिफाई इस तरह से हम करेंगे
कि उनकी इच्छा तो है बच्चों की स्कूल जाने की, लेकिन वो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि वो गरीब हैं और उनके लिए एजुकेशन इज़ नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी. द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गेटिंग अ फूड टू बी अलाइव. खाना चाहिए उनको और उसके लिए उनको कुछ कमाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट दे आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल. दिस इज द आंसर. Saheb's answer was in affirmative. He said yes. Actually, children like Saheb want to go to school, but they are not expected to do so. It takes a long time building a school. The promises made to these poor kids are normally not fulfilled. The writer also realized that it was not a good thing asking Saheb a stupid question like this. राइटर को भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि इस तरह का बेहुदा क्वेश्चन साहब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर वहाँ स्कूल होते तो वो डेफिनेटली जाते, और इफ़ दे वर परमिटेड टू गो टू स्कूल दे वर गोइंग टू द स्कूल. नहीं है इसलिए नहीं जा रहे. So dear students, these were some important questions from the chapter Lost to Spring. It was the first part. Sometimes I find a rupee in the garbage. I hope you have understood all the questions and most importantly all the answers, and I hope that you will be able to answer these questions and the questions like this type. Okay, so take care of yourself and be prepared for the examinations. Bye.